नमस्ते मैम। मैम, मेरा प्रश्न डेयरी उद्योग से संबंधित है। जब डेयरी उद्योग में शामिल हम हिंसा की बात करते हैं तो हमारी बात को स्वीकारा जाता है, समझा जाता है। हम बताते हैं उन्हें कि कैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे करके बेहद पीड़ा में गाय होती है और हम लोग दूध दूह लेते हैं। इन सब विषयों पर जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो बात स्वीकारी जाती है, बात फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है सामने से कि अगर दूध हिंसा मुक्त तरीके से निकाला जाए तो। जब ये बात सुनते हैं तो फिर भीतर कई प्रश्न उठते हैं कि क्या ऐसा संभव भी है कि हम दूध निकालें किसी दूसरे का हिंसा मुक्त तरीके से। फिर और आगे प्रश्न उठते हैं कि क्या दूसरी माँ का दूध पीना उचित है, क्या ये बात ठीक है। फिर आगे जब हम इस बात को ले जाते हैं तो इस बात से संबंधित और प्रश्न आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम पहले बछड़े को दूध पीने दे देते हैं और फिर जो दूध बचता है वो हम निकालते हैं, और अगर वो दूध हमने छोड़ दिया तो वो गाय के लिए हानिकारक है। तो इसमें फिर मुझे प्रश्न उठता है कि इतना गाय दूध पैदा करेगी ही क्यों जो उसके बछड़े की आवश्यकता से ज्यादा का हो जाए। तो इन सब विषयों पे थोड़ा प्रकाश आप यदि डाल सकें तो धन्यवाद। बेटा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा ख्याल है कि आचार्य जी ने इसमें बहुत कुछ कवर किया, मैंने खुद सुना उनको। मैं आज इसमें जो इसका एथिकल एस्पेक्ट है उसको नहीं ज़्यादा छेड़ूंगी। मैं आपको फैक्चुअली बताती हूँ क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय तो ज़्यादा दूध देती है, अगर वो बछड़ा सारा दूध पी लेगा तो मर जाएगा, इसलिए हम दूध निकालते हैं, क्योंकि हम तो गाय पे तरस खाते हैं या भैंस पे तरस खाते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए हमें उसका दूध निकालना पड़ता है। ये सच भी है और गलत भी। होता यह है कि प्रकृति कभी भी किसी पशु को उतना ही दूध देगी जितना उसके ऑफस्प्रिंग को, क्योंकि मैमल हैं हम सब, स्तनपायी जीव जो होते हैं वो सब मैमल्स होते हैं, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्योंकि हम अंडे में से बच्चे नहीं निकालते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद वो स्तनपायी होता है। तो ऐसा कोई भी पशु नहीं है जिसको प्रकृति इतना दूध दे दे कि वो किसी और प्रजाति को निकाल के पीना पड़े। लेकिन इंसानों ने क्या किया है, कुछ जानवरों की प्रजातियों के साथ बहुत छेड़छाड़ करी है, जिसको कहते हैं ट्रेट सिलेक्शन। ट्रेट सिलेक्शन का मतलब है कि हम ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को रखें और उनकी ब्रीडिंग करें, और कम दूध देने वालों को छांट छांट के हटाते चले जाएं। तो क्या होगा कि ज्यादा 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 और ज्यादा दूध देने वाले होते चले जाएंगे। जो प्रकृति में गाय 3 लीटर 4 लीटर दूध देगी, बिल्कुल, अगर वो ट्रेड सिलेक्टेड नहीं है, देसी है, देसी भी ट्रेड सिलेक्टेड हो सकती है, बट अगर वो ट्रेड सिलेक्टेड नहीं है तो 3 लीटर 4 लीटर दूध देगी। मगर हम उसको, जैसे गिर गायों को, तमाम तरह की देसी गायों को भी हमने कम दूध देने वालियों को अलग कर दिया है और ब्रीड कर दिया है सिर्फ ज्यादा दूध देने वालों को। तो उसका शरीर और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दूध में परिवर्तित करते जाएगा, और वो दूध की मात्रा बढ़ते जाएगी, और फीड इनटेक रेशो जो है उसका, जो फीड कन्वर्जन रेशो है जो वो खाएगी, वो सब दूध में परिवर्तित हो जाएगा। ये बेसिकली आउटकम होता है, डिजायर्ड आउटकम होता है। ये एक इंडस्ट्री की, मिल्क इंडस्ट्री की बहुत ही सोची समझी और सेंचुरी से चली आ रही प्रैक्टिस है। यहाँ तक कि जो जर्सी जैसी गायें हैं, ये गाय, मतलब नॉर्मली तो गाय को 30-35 साल तक का जीवन गुजार कर बूढ़े होकर मरना चाहिए, लेकिन इनको क्या होता है कि ये 5-6 साल में ही 2-4 बार 5 बार बच्चे पैदा करने के बाद इतना दूध इनके शरीर में से निकल आता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई ट्रेड सिलेक्शन। इतना दूध निकल आता है कि वो 6-7 साल से ज्यादा उम्र पा ही नहीं पाती, और वो या तो यूट्रस के प्रोलैप्स से या उसकी बॉडी में कैल्शियम डिप्लीशन इतना हो जाता है कि वो मर ही जाती है। कोई भी गाय दूध की फैक्ट्री नहीं होती। वो सिर्फ गाय या भैंस, व्हेन आई से गाय आई मीन ऑल कैटल, वो फैक्ट्री नहीं होती। वो अगर ज्यादा दूध दे रही है तो वो एक अप्राकृतिक लक्षण है जो इंसानों ने ही उसको जबरदस्ती किया है। इसी तरह
मुर्गी, जो प्राकृतिक मुर्गी है वो है रेड जंगल फाउल, जो कलरफुल सी होती है और जंगलों में मिलती है कभी कभी, साल के करीब 40 अंडे देती है। लेकिन हमने ट्रेड सिलेक्शन करके आज एक सफेद मुर्गी ऐसी एग लेइंग हैन बना दी है, हाई यील्डिंग वैरायटी, जो साल में 360 अंडे देती है। इट्स लाइक सेइंग कि मैं क्रूड एग्जाम्पल का देकर समझाती हूँ, जैसे कोई भी बॉडीली फंक्शन है हमारा, जैसे महिलाओं को मासिक स्राव होता है, 4 दिन के लिए होता है, 5 दिन के लिए होता है, कुछ लोगों को 6-7 दिन के लिए होता है। अगर हम ब्रीड करना शुरू कर दें ज्यादा मासिक स्राव वालों को, ज्यादा दिन तक होने वाले, और करते जाएं उतना ट्रेड सेलेक्ट कर दें कि फिर हमारे पास ऐसी महिलाएं रह जाएं जिनको मासिक स्राव बंद ही नहीं होता, चलता ही रहता है। वही हाल है मुर्गियों का। बेसिकली क्या है अंडा? ओव्यूलेशन ही तो है। ओव्यूलेशन में और स्राव में कोई अंतर नहीं है। बेसिकली एन एग इज अ हेन्स पीरियड, इट्स द सेम थिंग। तो जो लोग खाते हैं अंडा वो मुर्गी का पीरियड खा रहे हैं, बट हम उसको उस नजर से देखते ही नहीं है। अब हम दूध देखें, हमारी माताएं जिन्होंने हमें पैदा किया, अगर उनको भर भर के जो है वो 10-10 लीटर दूध देने लग जाए और पड़ोसी आके उसमें से लेकर कहें कि क्या है, तकलीफ थोड़ी हो रही है, हम अपनी चाय बना लेंगे, ये उतनी एब्सर्ड बात है कि कहना कि गाय को ज्यादा दूध आ रहा है क्योंकि उससे तो हम भगवान ने हमारे चाय के लिए उसको दूध दिया है, इतनी एब्सर्ड बात है। दिस इज बेसिकली ट्रेड सिलेक्शन जो हमने करके इनको इतना अप्राकृतिक बना दिया है कि वो अपने खुद के शरीर को कष्ट देती हैं। इसका एक ही उपाय है, अगर गाय को ज्यादा दूध आता है और उसका दूध एक्सेस है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको बच्चा ना पैदा कराया जाए, जिससे उसको उसके शरीर में कष्ट ना पहुंचे, उसका दूध ना निकले। यही एक अहिंसात्मक तरीका है। अहिंसात्मक तरीके से दूध नहीं पाया जा सकता। दूध में हिंसा निमित्त है। दूसरा कि जब हम, कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल अपने घर की तरह गाय को पालती हूँ और उसको मैं दूध पी सकती हूँ, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो बच्चा भी हमारे साथ रहता है। कब तक रखेंगे उसका बच्चा? 30-35 साल की उम्र है, और अगर उसका बच्चा रखा है तो उसके बच्चे को, वो गाय तो एक ही साल उस बच्चे के लिए दूध देगी, अगले साल दूध देने के लिए तो उसको एक और बच्चा पैदा करना पड़ेगा। फिर क्या उस बच्चे को भी रखेंगे? क्या हर साल एक बच्चे को रखेंगे? क्या उनके बच्चों के और बच्चे कराएंगे दूध देने के लिए? और अगर हमने कहीं से अहिंसात्मक दूध पा भी लिया है तो क्या यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे बाकी की चीजों में, लाइफ में, कि चलो कुछ बुरा थोड़ी ना हो रहा है तो फिर थोड़ा मांस भी खा लेते हैं, है ना, क्योंकि अब तो ये इसके फलां की प्लेट में आ ही गया, उसने उसके पेट में जाएगा, चलो मेरे पेट में जाए, मैं हिंसा थोड़ी ना कर रही हूँ, कोई नया जानवर थोड़ी ना मरा, वही तो है। या चलो किसी का चोरी का कुछ माल पड़ा हुआ है उसमें से हम ले लेते हैं, हमने थोड़ी ना चोरी करी है, किसी और का है तो क्या फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल जो है वो हिल जाता है जब, तो वो यूनिफॉर्मली पूरी प्रवृत्ति में हिलता है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति को स्वच्छ रखने के लिए किसी भी प्रकार की दूसरे की वस्तु के इस्तेमाल से बचें। जानवर का दूध उसके बच्चे का है, अगर उसके पास ज्यादा आता है तो वो गलती है हमारी प्रजाति की, जिन्होंने उसका ट्रेड सिलेक्शन किया हुआ है और उसको इतना दुख पहुंचाया, हर बार उसके, हर साल उसकी गुप्तांग में हाथ घुसाकर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, और फिर हम कहते हैं कि वो माता है और ये है वो है। इससे तो ना ही माता हो तो अच्छा, गाय को गाय ही रहने दें, किसी को माता नहीं बनाना। हमारी माता नहीं है वो, अपने ही बछड़े की माता रहने दें उसको, है ना, क्योंकि हमने अपनी माता बना के उसको कुछ उसका ज्यादा ही शोषण कर दिया है, ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसा कर दिया है। अगर हमें सच में उससे उसके प्रति हिंसा होने से रोकना है तो हमें उसके बच्चे पैदा करने से रोकना है, और उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की घृणात्मक जो होती है प्रोसीजर, उससे रोकना है। ऐसा भी नहीं है कि
बहुत मेडिकल प्रोसीजर है कि वेट्स आके कर रहे हैं, बहुत ढंग से कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट्स ने 10वीं पास लोगों को हफ्ते हफ्ते भर के प्रशिक्षण के बाद छोड़ रखा है खुला कि वो गायों के भैंसों के हाथ डाल डाल के उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें। ये इतनी गंदी प्रक्रिया है कि अगर आप इसको विटनेस करेंगे तो आप किसी भी दशा में उस प्राणी के शरीर का एक भाग का भी, किसी भी एक मॉलिक्यूल का भी इस्तेमाल करने से बचेंगे, क्योंकि इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता कि हम किसी मादा पशु की इस कदर बेकदरी करें कि पहले हम उसके अंदर हाथ घुसाएं, उसके बाद हम उसका बच्चा पैदा कराएं, जब उसके बच्चे को हटा दें उसके पास से। गायों के अंदर इतना भयानक मातृत्व भाव होता है। मैंने बहुत कम उम्र में देखा था, लखनऊ में ही जब मैं थी तब एक वहां पे कांजी हाउस था जहां पे, जिसके गेट पे एक गाय ऐसे बौखला बौखला के भाग रही थी इधर से उधर, इधर से उधर, और रंभा रही थी, बहुत बुरी जोर से चिल्ला रही थी। तो मैं वहां पे पहुंची और मैंने इधर उधर नहीं देखा था, मैंने सीधे गेट पे पूछा कि क्या कर, तो वहां का चौकीदार हंस के बोल रहा है पागल हो गई है गाय, पागल हो गई है। तो ऐसे क्यों पागल हो गई है, ऐसा क्यों कर रही है, खोलो तो सही इसको। बोले नहीं नहीं नहीं, पागल हो गई है, उसका बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है ना, इसलिए पागल हो गई है। उसका बच्चा नवजात जो उसी समय पैदा हुआ था, उसको उठा के उन्होंने सड़क पे फेंक दिया था, तपती धूप में, बिल्कुल गर्म सड़क पर उसका बच्चा निर्जीव सा पड़ा हुआ था, और वो गेट के उस पार थी, और वो अपने बच्चे के लिए इतना तड़प रही थी। मैंने किसी इंसान की माँ को ऐसे तड़पते नहीं देखा जो मातृत्व उस गाय के अंदर था, और सब जानवरों के अंदर होता है। और इतनी इतनी असहायता थी उसके अंदर। फिर किसी तरह मैंने गेट खुलवाया, वो भी शायद एक मेरी गलती ही थी, मुझे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए था। और वो इतनी बौखलाहट में उसके ऊपर भागी कि उसका पैर ही पड़ गया और वो बच्चा मर गया। मरा ही हुआ था एक तरह से, तो कोई बचने का तो उसका वो था नहीं, मगर इसीलिए उठाकर उसकी लाश उन्होंने ऐसे सड़क पर फेंक दी थी। तो हम इतना बुरा करते हैं, इनके बच्चे पैदा कराते हैं। कभी उनके, दिल्ली में तो ये तक देखा है हमने कि भैंसों के बच्चों को पहले तो एक दिन का ही बाहर बांध देंगे, उसको उसके शरीर में जो उसके माँ के गर्भ से उसको कुछ पोषण मिला वही पोषण उसके पास रहा, और बाकी का ऊपर से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। जब वो मर जाएगा तो उसकी बॉडी चली जाएगी काफ लेदर के लिए बिकने के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट व्यवसाय है काफ लेदर का। बहुत सॉफ्ट लेदर होता है जो नवजात बच्चे का होता है, और महंगे दामों में बिकता है। बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके, वॉलेट्स और ये वो, कुछ महिलाओं की बहुत सुंदर चप्पलें बनती हैं उससे, वगैरह वगैरह। जो लोग भी पहनना चाहते हैं नवजात बच्चों की खाल, वो काफ लेदर खरीदते हैं। कुछ को उससे भी अधिक सॉफ्टनेस चाहिए तो वो गायों के अबॉर्शन करा के उस फीटस का लेदर निकाल के पहनते हैं। और अबॉर्शन कैसे कराते हैं, पूरी गर्भ की गाय या भैंस हो तो लोहे के सरिये से उसके पेट पे मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाए, 7वें 8वें महीने पे अबॉर्ट हो जाए, और उसके बाद उस बच्चे को का जो खाल है उसको प्रोसेस करके बेहतरीन काफ लेदर बनाया जाए। तो इस तरह तो हम बच्चा पैदा कराते हैं, उसके बाद हम उस बच्चे को मार देते हैं। मरे हुए बच्चे के खोपड़े में हम भूसा भर के एक डंडे पे खड़ा कर देते हैं माँ के आगे। उस प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है खाल बच्चा। और ऐसे कहते हैं कि वो सोच रही है कि उसका बच्चा है और वो दूध निकाल देगी अपना। कौन सा पशु इतना बेवकूफ होता है? पशु तो हमसे बेहतर समझते हैं, उसको अपने बच्चे में और एक डंडे पे भूसा भरे हुए अपने बच्चे के सर में अंतर नहीं समझ में आएगा। ये यहाँ की इंडस्ट्री की एक प्रथा है। उसके बाद वो जब भैंस बच्चा देने से, सॉरी, दूध देने से मना करे और अपने दूध को रोक ले, और क्योंकि एक क्षमता होती है पशुओं में कि वो दूध को रोक सकते हैं, तो उसके बाद तो टाइम
तो है नहीं, कोऑपरेटिव की गाड़ी खड़ी हुई है या ग्राहक खड़े हुए हैं, दूध तो निकालना है तुरंत, तो खच्च से एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे। अब ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन किसी भी महिला या मादा पशु के शरीर में, इंसानों के भी शरीर में स्वतः पैदा होता है जब प्रसव हो रहा होता है, गर्भाशय में सिकुड़न पैदा करता है और बच्चे को बाहर धकेलता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो उस समय बहुत काम आता है, और इसीलिए ये थेरेप्यूटिक यूज के लिए भी काम आता है जब बच्चा फंस जाता है। महिलाओं के या किसी भी मादा पशु के, बोवाइन्स में भी, अगर बच्चा अटक गया हो तो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, जिससे कि सिकुड़न हो गर्भाशय में, कॉन्ट्रैक्शंस हो, लेबर पेन हो और वो बच्चा बाहर निकल आए। लेकिन अगर हम रोजाना में उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएं दूध छोड़ने के लिए, जिससे कि वो जो दूध उसने जबरदस्ती अपने बच्चे के लिए रोका हुआ है वो छोड़ दे, इतना पेन उसको दें जो प्रसव पीड़ा के समान हो, इतना पेन उसको दें जो उसके गर्भाशय में सिकुड़न पैदा करे, और वो डर के मारे, कभी कभी तो गाय भैंसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जब वो भैंस वाला लेके आ रहा होता है, उसको देखते ही उनका दूध छूट जाता है, क्योंकि वो इतना कांप जाती है उनकी रूह। प्रसव किसी महिला को एक बार होता है, 2 बार होता है अपनी जिंदगी में, 3 बार होता है, वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सुनाती है कि मैंने तुम्हारे पैदा करने के लिए कितना कष्ट झेला था। इन गायों भैंसों को हम दिन में 2 बार प्रसव पीड़ा देते हैं, और वही ऑक्सीटोसिन जो उस भैंस को लगाए, क्योंकि वो उसी समय दिया जा सकता है जिस समय दूध निकाला जाए, और वो इमीडिएटली दूध में आ जाता है, और उस ऑक्सीटोसिन के रेजिड्यू को हम कंज्यूम करते हैं। जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो एक्सेस ऑक्सीटोसिन महिलाओं के और पुरुषों के शरीर में जाता है, बच्चों के शरीर में जाता है। आज की डेट में एक केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, इनफैक्ट 12 तारीख को फिर से उसका हियरिंग है, जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ है कि रिसर्च में एस्टैब्लिश्ड है दैट ऑक्सीटोसिन जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से मर्दों में, आदमियों में नपुंसकता आ सकती है, महिलाओं में फेशियल हेयर ग्रोथ, तमाम तरह के और हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, आदमियों में स्तन पैदा हो सकते हैं और की बढ़त हो सकती है, वगैरह वगैरह। बच्चों में मासिक स्राव जल्दी हो सकता है, जैसे 12-13 साल की उम्र में जो होना चाहिए वो 6-7 साल की उम्र से ही शुरू हो जाए। तमाम तरह की ऐसी अप्राकृतिक चीजें हो सकती हैं शरीर में अगर हम इस प्रकार के हार्मोनल इंड्यूस्ड मिल्क का सेवन करते हैं तो। लेकिन ये एक नॉर्म बन चुका है, लोग इसको टीके का नाम देते हैं, कहते हैं टीका लगा रहे हैं। टीका तो वैक्सीन होती है, वैक्सीन से तो ऑक्सीटोसिन का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हार्मोन है, और हार्मोन भी ऐसा है जो स्वतः पैदा होता है शरीर में, लेकिन जब शरीर को उसकी जरूरत होती है, तो मादाओं के शरीर में स्वतः पैदा होता है जब शरीर को उसकी जरूरत होती है। उसको आर्टिफिशियली भर देना आपके शरीर में, इसीलिए पुराने जमाने में महिलाओं के आराम से बच्चे पैदा हो जाया करते थे, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। आजकल तो कोई नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो उनका शरीर, उनके यूट्रसेस आदी हो चुके हैं एक हायर डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन के, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शंस, आई मीन देयर इज वेरी लिटिल रिसर्च डन ऑन इट। दिक्कत यह है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल चुकी है, सबको इसकी आदत पड़ चुकी है, गवर्नमेंट भी इसमें कोई रिसर्च करना ही नहीं चाहती है। इस हमारे देश में ऑक्सीटोसिन के घातक दुष्प्रभावों पर रिसर्चेस कम हुई है, पाकिस्तान में ज्यादा हुई है। अगर आज की डेट में हम देखें कि साइंटिफिक स्टडीज कहां कहां हुई हैं, 5 पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं, रिसर्चेस हैं पाकिस्तान के, इंडिया का एक भी नहीं है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब इंडस्ट्री सरकार पे इतनी हावी हो जाए कि वो अपनी गलत बातें छुपाने के लिए सरकार को भी निहत्था कर दे, और सरकार एंटी इंडस्ट्री कोई रिसर्च भी ना करना चाहे, वन वे और अनदर, तो हमें ही समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही टिपिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है ऑक्सीटोसिन की। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इस प्रॉब्लम को समझकर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
सेक्शन 12 है प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट का, उसके अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जिन पशुओं पे ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सीज करना पुलिस के लिए बाध्यकारी है। ये भी मैंडेटरी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो ड्रग है ऑफ कोर्स थेरेप्यूटिक यूज के लिए यूज हो सकता है। वो लाइसेंस्ड फार्मेसीज बना सकती हैं, लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फार्मेसी उसको बेच सकती है, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई वेटनेरियन उसका इस्तेमाल पशुओं पे कर सकता है या कोई डॉक्टर उसका इस्तेमाल इंसानों पे कर सकता है। लेकिन इसकी एक चेन बनी हुई है। अभी फिलहाल आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में बहुत पकड़ धकड़ हो रही है ऑक्सीटोसिन की। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट इसको डिटेल में सुन रहा है कि कैसे ऑक्सीटोसिन रिडन दूध पूरे दिल्ली को पिलाया जा रहा है। और दिल्ली में तो चलिए फिर भी राजधानी है, अगर यहां ऐसा हो रहा है तो बाकी प्रदेशों में क्या हाल होगा। तो सब जगह इसके बारे में जागरूकता फैलानी जरूरी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, क्योंकि कोई चोरी छुपे ऑक्सीटोसिन दे नहीं सकता। दूध निकालने के समय पर ही देना पड़ेगा। दूध दोहने का समय निश्चित है, सुबह और शाम। दूध दोहने का स्थान निश्चित है, वही डेयरी। तो अगर उस समय पर हम उसको रंगे हाथों पकड़ लें, खाली 100 ml की प्लास्टिक की या कांच की बोतल होगी, उस पे कोई ऐसा वैसा सा ही टैग लगा होगा, स्टिकर लगा होगा, या कभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। यहाँ पर तो हमने पकड़ा दिल्ली में, उस पे टाटा लिखा हुआ। ऑफ कोर्स फर्जी, कंप्लीटली इलीगल कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि ये अवैध रूप से मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीटोसिन है और अवैध रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके पूरे चैनल्स इतने वेल एस्टैब्लिश्ड हैं इतने सालों से कि इनको पकड़ना और इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए हाईकोर्ट ने ये तक कहा है कि अब हम क्या सीबीआई लगाएं अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस का नहीं पकड़ पा रहा है। तब कहीं जाके उन्होंने थोड़ा बहुत वो पकड़ा, सप्लाई चेन्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को जेल करी है, बट बहुत कुछ और करना बाकी है। जब तक सब कहना शुरू नहीं करेंगे कि ये अपने एरिया के दूध वालों को कि ये क्या है, ये टीका क्यों लगा रहे हो, और तुरंत पुलिस को बुलाकर रंगे हाथों उनको नहीं पकड़वाएंगे। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, पुलिस टेक्निकली मना नहीं कर सकती है एफआईआर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आप पुलिस को बताएं तो वो उनके लिए लाजमी है मुकदमा लिखना। जैसा कि मैंने कहा, हैंडबुक अपने साथ रखेंगे, हैंडबुक में स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, पुलिस को वो दिखाएंगे और उसके बाद हर ऑक्सीटोसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के केस में मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो हो सकता है कि हम पब्लिक हेल्थ को, और पब्लिक हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है, उस बेचारी माँ को बचा सकें जिसका बच्चा छिन गया, जिसको 1.5 फुट की चेन से बांधा गया पूरी जिंदगी, जो शायद उसी दिन खुलेगी जिस दिन कटने जाएगी, जो बनी ही इसलिए है, ऐसा ही मानते हैं लोग कि हर साल एक बच्चा पैदा करेगी और एक बच्चा पेट में होगा और एक बच्चा मरा हुआ होगा, लाइक कॉन्स्टेंटली प्रेग्नेंट। इमेजिन करें कि यदि हमारी किसी जानकार महिला को या हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो। ये ना हमसे कम है किसी भी लक्षण में, बस बोल नहीं सकते हमारी भाषा, इनकी भाषा हम ही समझ सकते हैं। और अगर कोई हमसे कहे कि हिंसात्मक दूध नहीं है तो हमें उनको बताना चाहिए कि दूध में हिंसा निमित्त है। दूध को हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम दूसरी प्रजाति का दूध छीन रहे हैं तो प्रकृति को जितना दूध हमें देना था वो हमारी माँ के जरिए हमें मिल चुका है। हमें किसी और प्रजाति की का दूध नहीं लेना है। ये एक अप्राकृतिक और हानिकारक भोग करने की टेंडेंसी है जो इंसानों में बहुत प्रबल है। खास तौर पे भारतीय लस्ट जो है दूध के लिए, वो एक बहुत ही हानिकारक और
अप्राकृतिक है, और इसके बगैर हम एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। रिसर्च हैज प्रूवन कि मिल्क इज नॉट गुड फॉर अस। यहाँ तक कि ये भी आया है यहाँ, इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ही मैटर में कोर्ट ने बोला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को कि आप चेक करिए कि कितने सैंपल्स क्वालिफाई करते हैं सेफ मिल्क के लिए। तो पाया कि अधिकतर सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक मोल्ड पाया गया। एफ्लाटॉक्सिन जो मोल्ड होता है वो क्या होता है, वो तब आ जाता है दूध में जब गाय ने या तो कोई सड़ा हुआ भूसा खाया हो या उसको सड़क पे कूड़ा करकट खाने के लिए छोड़ दिया गया। तो अगर वो कूड़ा करकट खाती है तो वो कूड़ा करकट ही दूध के रास्ते निकालेगी। अगर उसने भूसा मोल्डी खाया है या भूसे में कोई फंगस आ गई है या किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन आ गया है, तो उसके दूध में एफ्लाटॉक्सिन निकलेगा जो कार्सिनोजेनिक है, जिसको उबालने से भी हटाया नहीं जा सकता, और उससे न सिर्फ हमें कैंसर पैदा हो सकता है बल्कि तमाम तरह की बीमारियां शरीर में उससे आती हैं। कैम्पाइलोबैक्टर, इकोलाई से लेकर साल्मोनेला, ब्रूसेलोसिस, तमाम तरह की बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी इंसानों में होता है, हड्डियों में हो चाहे फेफड़ों में, वो तो किसी तरह उसके लिए प्रोटोकॉल्स हमने बहुत अच्छे सेट कर लिए हैं और उसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन जो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस आता है हमारे अंदर, वो बड़ा रेजिस्टेंट होता है और उससे बाहर निकलना, उससे इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ये बीमारियां हैं जो हम अपने अंदर ले लेते हैं जब हम अहिंसात्मक मिल्क भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो दूध से दूर रहना, गायों के बच्चे न पैदा कराना ही सबसे अहिंसात्मक तरीका है। मैम इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन था मेरा। हम लोग जब दूध की बात करते हैं तो हम अगर आयुर्वेद की तरफ जाएं या पहले पढ़े कुछ कहानियां पौराणिक, तो उसमें आता है उल्लेख दूध का, मक्खन का, दही का अलग अलग स्थानों पर, और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख आता है। तो ये कैसे, मतलब अभी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये हिंसा भरी प्रक्रिया है, क्या तब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे इस बात को देखा जाए? तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर पुरानी लिखी हुई किताब बिल्कुल सच हो, और समय के साथ हो सकता है तब सच्चाई कुछ और हो, अब सच्चाई कुछ और है, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है। जब देश में तादाद 1 करोड़ थी, तब जो बातें सच थी वो अब हमारे 150 करोड़ के तादाद के लिए सच नहीं है। तो ट्रेडिशनल इंडियन एनिमल एग्रीकल्चर जैसे था, उसमें हिंसा तो थी फिर भी, क्योंकि मांस का सेवन लोग करते थे, दूध का सेवन लोग करते थे। ये जरूरी नहीं कि जो भी वो तब करते थे वो सब बढ़िया है और वो सब अब 100% ठीक है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि क्या हम वहीं अटके रहना चाहते हैं जहां पे सैकड़ों साल पहले लोग थे, या हम उस चीज को आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं, हम उसको और इवॉल्व करना चाहते हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने एक लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक पहुंचाया, अगले लेवल ऑफ एवोल्यूशन तक तो हम खुद जाएंगे ना, कि बस हम उतना ही सीख के वहीं बैठे रहेंगे सैकड़ों साल पहले। हमें उससे आगे जाना है, हमें उस माइंडसेट को और आगे पहुंचाना है। पहले तो लोग ये भी समझते थे कि धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा और सूरज घूमते हैं और हम ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हैं। कुछ संप्रदायों में ऐसा समझा जाता था, लेकिन आगे बढ़े, उस पर तो नहीं टिक कर बैठ गए कि नहीं नहीं बस ऐसा ही है। तो कुछ विचारधाराएं पहले की हुआ करती थी कि हम ऐसा करें, और जरूरी नहीं कि हम आयुर्वेद को पूरी तरह नकार दें। कुछ चीजें जो अच्छी हैं वहां से वो उठाएं, लेकिन कुछ चीजें हम अपनी बुद्धि से भी तो लगाएं, तभी तो हम चीजों को बेहतर बना सकेंगे।
अपनी प्रजाति को और इवॉल्व कर सकेंगे। कई चीजें जो आयुर्वेद में उस जमाने की साइंस और उस जमाने की व्यवहारिकता पर निर्भर थी, वो आज के जमाने की साइंस और व्यवहारिकता के अनुसार बदली जानी चाहिए। और सनातन धर्म का मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन एक एस्पेक्ट है वो ये है कि हम बदलाव में विश्वास रखते हैं, हम समय के साथ अपनी विचार को मोल्ड करते हैं, और कुछ विचार हैं जो पुराने पत्थर की लकीर की तरह हमें नहीं उठाकर चलने हैं, हमें उनको आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है। कोई भी इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर जिस लेवल पर हो रहा है, जो हम पूरे विश्व के नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर हैं, ये इतने लेवल की हिंसा है, इतनी मॉन्यूमेंटल हिंसा है कि इसमें एक गुण ढूंढना कि ये गाय को तो एक्स्ट्रा मिल्क है तो इसको ले लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमें अपने आप को भुलावे में रखने से कुछ बेहतर नहीं है। ये तो मतलब अपने आप को धोखा देने जैसी बात है, और मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप को धोखा दें तो हम अपने साथ एक समन्वय रख पाएंगे। हमें अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष है उसको मानना चाहिए, और प्रत्यक्ष को अगर हम उसके विटनेस बन जाएं तो हमारे लिए मानना और भी आसान है। जब हम रिसर्चेस पढ़ें कि हमारे दूध में टेस्टिंग के बाद क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स शेयर करती हूँ आपके साथ, जो बिल्कुल 3-4 पेज के, 3-4 पेज से तो बड़ा है, 6-7 पेज का है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ऑल रीड इट, जिसमें लिखा है कि डेयरियों की क्या हालत है भारत की राजधानी में। अब आप सोच लीजिए कि बाकी के देश में क्या हो रहा होगा। तो एक सिंपल सा कि अगर भारत की राजधानी में, जहां पे सब कुछ इतना सुरक्षात्मक दृष्टि से और मानव स्वास्थ्य दृष्टि से सब कुछ इतना टाइट है, भारत सरकार बैठी है यहाँ पे, केंद्र सरकार सब कुछ देखने के लिए, तभी भी अगर इतने मिल्क सैंपल्स में एफ्लाटॉक्सिन मिल रहा है, अगर यहाँ पे इतना भर भर के ऑक्सीटोसिन मिल रहा है, तो फिर कौन सी जगह बची? कुछ भी नहीं बचा फिर। सो प्रत्यक्ष जो है उससे मुंह मोड़कर शुतुरमुर्ग बनना कि कहीं तो कहीं अहिंसात्मक दूध हो रहा होगा, इट्स नॉट इवन पॉसिबल।